नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगामी एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन क्वेश्चंस के मैं जितने भी आंसर बताऊंगा वो आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो ये आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको आगामी एचपी जेवीडी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो है एचपीएसएससी हमीरपुर द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। आपको पता होगा असहयोग आंदोलन जो था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। आपको पता होगा ये असहयोग आंदोलन हुआ कब था। ये 1920 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद गांधी जी द्वारा अपनी केसर ए हिंद की उपाधि जो थी वो वापस की गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन संबंधित था। द साइमन कमीशन वाज कंसर्न विद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन जो है ये आपका संवैधानिक सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटेन के थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ था। लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1928 में मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध करते समय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साइमन कमीशन जो था वो संबंधित था संवैधानिक सुधार से। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें बोला कि भारत में अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत किसने की। वो इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश इन इंडिया। तो भारत में अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ये लॉर्ड मैकॉले जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकॉले जो है वो भारत में अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके समय में लॉर्ड मैकॉले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया था। कब? 1835 ईस्वी में। ये भी आपने याद रखना है। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड मैकॉले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया था। कब? 1835 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे। ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे वो कहाँ पर हुए थे। ये भी आपने याद रखना है। ये लंदन में हुए थे। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे वो आपके लंदन में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था ये आपने नोट कर लेना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो ये सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप फीका साबित हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। उसके बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित ये सम्मेलन लंदन में कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप फीका साबित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे वो लंदन में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन थी? द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी आपने याद रखना है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जो थे वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू जो थे वो आपके वो 1925 ईस्वी में कानपुर स्थान पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एनी बेसेंट जो थे वो 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन। तो भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ये भी आपने याद रखना है। 26 जनवरी 1949 को संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। इस संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन जो था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये अपने याद रखना है। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो था वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का हिस्सा जो बनाने वालों के मन, स्थिति और उसूलों को दर्शाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडल्स ऑफ द फार्मर्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। प्रस्तावना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रियम्बल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारतीय संविधान का हिस्सा है जो बनाने वाले के मन, स्थिति और उसूलों को दर्शाता है। आपको पता होगा प्रस्तावना जो है वो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग ही हैं। ये भी आपने याद रखना है। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कभी क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का हिस्सा जो बनाने वाले के मन, स्थिति और उसूलों को दर्शाता है वो प्रस्तावना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि लोकसभा के संसद का कौन सा ऊपरी सदन है? विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा जो है वो संसद का ऊपरी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या 245 है। और इसमें 12 सदस्य जो हैं वो 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसकी सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ये आपने याद रखना है। वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वे किसी लाभ के पद पर ना हो। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सभापति जो होते हैं राज्यसभा के वो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो आपके पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो श्री S.V. कृष्णामूर्ति राव थे। ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा का जो पहली बार गठन था वो कब हुआ था? वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम उम्र क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा?
तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 25 वर्ष जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? ये 25 वर्ष है। आपको पता होगा लोकसभा जो है वो आपका, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, तो निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। ये लोकसभा संघीय संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी व्यवहारिक संख्या जो वो 545 है। और इसकी जो योग्यता होती है, लोकसभा की सदस्य की योग्यता क्या होती है, ये भी आपने याद रखना है। वे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होल्ड ऑफिस? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये ऑप्शन नंबर डी जो है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति का होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा भारत में संविधान में उपराष्ट्रपति का से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपने याद रखना है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपने याद रखना है। पर अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इन्हें प्राप्त है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो पहले और 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। और इसकी जो योग्यता है वो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। और कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इनका जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोनों में से कोई भी सदन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा जो है वो आपका राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आर्टिकल 61 जो है अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। और आपने याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपने याद रखना है। और यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। और 91 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या कुल संख्या का 15% या 12 होगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT और HPSC वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।